चलिए डिस्कशन कर लिया जाए, फिर देखा जाएगा। आज हमें डिस्कशन करनी है सिलेबस के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है? सिलेबस के बारे में डिस्कशन करनी है। हम लोग आज यही डिस्कशन करेंगे, पढ़ना क्या है, क्लास स्टार्ट हुई तो हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सिलेबस है क्लास 10 वाली जो आप लोगों की पढ़ाई जाएगी, और ये इंग्लिश की सिलेबस है। इसमें और सभी विषय होते हैं, मैथ्स होते हैं, साइंस होते हैं, एसएसटी होते हैं, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, इंग्लिश भी होता है। तो इंग्लिश हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि इंग्लिश एक स्किल है, एक प्रकार का कुशलता है। जिसको इंग्लिश आती है उसे फिर आगे विषयों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक ना, इसलिए ध्यान से पढ़ें आप लोग, समझ कर पढ़ें आप लोग। केवल ये पास आउट होने के लिए नहीं है, आपकी स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। तो हमारी जो इंग्लिश है वो क्या है, 100 नंबर की है। हाँ, 100 नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको देखनी होगी। ठीक है, 100 नंबर में क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, बहुत लोगों को सिलेबस नहीं पता, बस यूं ही पढ़े जाते हैं। ठीक है ना, इसको देखना पड़ेगा क्या पढ़ाई जानी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो सिलेबस है वह 2 हिस्से में डिवाइड है, 2 हिस्से में डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, पूरी सिलेबस जो 100 नंबर की है उसे 2 हिस्से में डिवाइड करी गई है। यस, कम इन। हमें सिलेबस डिस्कशन करनी थी आज। कल हम लोगों ने टेस्ट लिया था और पता चल गया कि कहाँ से शुरू करनी है। तो फर्स्टली हमें सिलेबस भी डिस्कस कर लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या सर पढ़ाएंगे हमें, वो सब बात वो डिस्कशन करनी है। और जो हमारी सिलेबस है वो कितने नंबर की है? 100 नंबर की है। ठीक ना, द होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश कंटेन्स 100 मार्क्स। ठीक ना, अब टोटल सिलेबस को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 50-50। ओके, 50 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड 50 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव 2 सेक्शन में आपके पास प्रश्न आएंगे, एक में ऑब्जेक्टिव होगा और एक में डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, अब हमें पता करनी पड़ेगी भाई ऑब्जेक्टिव जो है वो कितने कितने मार्क्स के होंगे? वो 50 मार्क्स के। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स के होंगे? वो भी 50 मार्क्स के। तो इसमें होगा क्या, पढ़ना क्या पड़ेगा, प्रश्न कैसे आएंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव है, जिसे नाम ही ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें मैंने आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शंस, यू विल गेट 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी विच इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये 100 है। इसमें है ये जो ऑब्जेक्टिव है 50 ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। पहले 50 में 50 ही ऑप्शंस होते थे, लेकिन अब 100 ऑप्शंस देता है। 100 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू डू ओनली 50 आउट ऑफ 100। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, आपको जहां से निकालनी हो 50 नंबर डन कर देना है। ठीक है, नाम है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव है डिस्क्राइब करने वाला।
यानी यू हैव टू राइट। यहाँ राइट नहीं करना, यहाँ राइट करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा OMR सीट, यू हैव टू फिल द ब्लैंक। OMR है मेरा राइट, जो गोला गोला होता है उसको भरना। और इसमें आपको डिस्क्राइब करनी होगी, यू हैव टू राइट समथिंग। ठीक है, ये भी मिलेगी 50 नंबर, ये भी मिलेगा आपको 50 नंबर। क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है टोटल 50 मार्क्स का है, बता दिए पहले भी। टोटल ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के हैं? 50। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? तो बुक्स से आएंगे, और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ग्रामर से आएगा। तो बुक प्लस ग्रामर मिलाकर ऑब्जेक्टिव बनाई जाएगी, चाहे बनाई जाती है आपके सिलेबस क्वेश्चन पेपर में, जो आपको बोर्ड में मिलेगी। ठीक है ना? अब बुक से 60 मार्क्स की वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बुक से 60 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, और ग्रामर से कितने रहेंगे? 40। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 100। एंड दोनों मिलाकर जब 100 हो गया तो उसमें से कितने करने हैं? मात्र 50। तो आप या तो 40 ग्रामर से कर लीजिए, 10 बुक से कर लीजिए, 50 हो गया। ठीक, नहीं तो पूरा का पूरा 50 इससे से कर लीजिए, 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर तो नहीं कटता ना, डिस्क्रिप्टिव में नंबर कटेंगे। जब आप लिखेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, आपको नंबर काट लिया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर सबका सही है तो 50 में 50 आ जाता है। तो जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आ गया, तो फिर इधर से अगर आप घींच घाच के 30-40 लिया लिए 40 लिया तो 90 हो गया, 45 लिया है तो 95 हो गया। अब चाहे तो 100 भी ले आ सकते, कोई दिक्कत ना है, आजकल दे दिया जाता है। हाँ, आजकल जो टीचर हैं थोड़ा सा लिबरल हो गए हैं, तो वो टीचर दे देते हैं आपको, लेकिन कम से कम 95 से तो कम नहीं आनी चाहिए। 95 आप स्कोर कर सकते हो। जब आपकी इंग्लिश 95 हो जाएगी तो फिर आपकी जो मैंने जो रिजल्ट्स आएगा तो वहाँ पे इंग्लिश इंडिकेटेड रहेगा कि 95% आपने लाया। ठीक है, तो ये जो परसेंटाइल बनेगी तो वहाँ पे एड ऑन होने लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए। लेकिन इंग्लिश के मामले में हम लोग देखते हैं कि बहुत हम लोग लापरवाह टाइप के होते हैं, है ना। उसमें हम लोग ध्यान से इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं, बस कोई गाइड वाइड ले लिए और पढ़ना शुरू कर दिए, रट लिए, लिख लिए, इसी तरह पास आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहता है? मैथ साइंस SST इसी पर रहता है। अच्छा, लेकिन वो तो आदमी कुछ लिखा हुआ है उसको लिख देना है, लेकिन इंग्लिश लिखने के लिए हमको एक एक लाइन सोचना पड़ेगा, एक एक वर्ड सोचना पड़ेगा, तो ध्यान तो पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखो इसमें लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50। आप यहाँ से 50 निकाल लो या 40 वहाँ से निकाल लो, 10 यहाँ से निकाल लो, आपको 50 ही करनी है, 100 नहीं करनी। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन 1 to 60 जो सीरियल नंबर आएगी 1 से 60 वो बुक से होगा, और 61 से 100 तक ग्रामर वाली होगी। इतना तो पहचान लोगे ना, क्वेश्चन आएगा तो 1 से लेकर 60 तक बुक वाली होगी, और 61 से लेकर 40 तक ग्रामर वाली होगी। अगर आप ग्रामर में कॉन्फिडेंट हैं कि हम ग्रामर सही कर लेंगे तो आप 61 से शुरू हो जाइए आप। अगर आपको लगता है कि हम बुक में कॉन्फिडेंट हैं तो फिर बुक से करना शुरू कर लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद आपके अंदर दोनों को करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बुक पढ़ लेंगे तो बुक हम लोग कैसे पढ़ेंगे? लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, उसमें आपको सारे वोकैबुलरी दी जाएगी, सारे वर्ड्स को समझाने की कोशिश किया जाएगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दी जाएगी, आपकी टेस्ट कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप भी में 60 में आप 50 आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर को भी ऐसा पढ़ाया जाएगा कंसेप्चुअल, है ना, कंसेप्ट देंगे ताकि आपको ग्रामर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको खुद लगेगा दिस इज द प्रॉब्लम देयर, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। ठीक ना, आप आराम से 95 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 95 कर सकते हो आराम से। अब चाहो तो आप उसको ऊपर भी ले जा सकते हो, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर आप कितना मेहनत करते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमारी। तो हम लोगों ने समझा कि टोटल ऑब्जेक्टिव्स 50 करनी है,
ऑप्शंस मिलेंगे 100, 60 ऑप्शंस मिलेंगे बुक से, 40 ऑप्शंस मिलेंगे ग्रामर से। क्लियर हो गई बात? करना मात्र हमको कितना है? मात्र 50 ही करना है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ऐसा ना, ठीक है। आपको वो एमआर सीट उतना ही जगह ही रहेगा। नेक्स्ट, अब ग्रामर में अच्छा बुक तो नहीं बताया ना आपको। बुक आपके पास 2 किताबें हैं। एक बुक है ये पेनोरमा, हाँ, पार्ट सेकंड, और ये है इंग्लिश रीडर पार्ट सेकंड। ये 2 बुक है जो आपको पढ़नी होगी। इसी बुक से ये 60 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो बुक पढ़ने से फायदा क्या होता है? बुक क्या होता है और ग्रामर क्या होता है? ग्रामर होता है थियरी और बुक्स क्या होता है? प्रैक्टिकल। ग्रामर क्या होता है? थियरी होता है और बुक क्या होता है? प्रैक्टिकल। किस चीज़ की थियरी भैया? तो आपको रूल्स होंगे, हाँ, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और उन सारे चीज़ों को अप्लाई कहाँ करते हैं? बुक्स में। क्योंकि इंग्लिश जब ग्रामर पढ़ाई जाती है तो ग्रामर में 4 चीज़ बताए कल आपको। क्या करना? रीडिंग करना आना चाहिए। आपको क्या करना है? रीडिंग करनी है। फिर आपको क्या करनी है? अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। क्या करनी है आपको? अंडरस्टैंडिंग करनी है। आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। फिर आपको क्या करनी है? हाँ, राइटिंग करनी है। फिर आपको क्या करनी है? स्पीकिंग करनी है। ये जो 4 चीज़ है, हाँ, कहाँ से सीखोगे? इस ग्रामर में 4 चीज़ सिखाई जाती है, और ये 4 चीज़ का प्रैक्टिस कहाँ करोगे? इसके अंदर। कहाँ से पढ़ोगे? कोई पोस्टर तो जाकर नहीं पढ़ोगे ना यार, कोई न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ोगे। इन सारी चीज़ों को यहाँ से सीखना जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ग्रामर में क्या होगी आपको? ग्रामर में क्या, कौन सी चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको? ग्रामर में ये 7 पॉइंट है जो आपको डील करनी पड़ेगी। जैसे पहले ग्रामर में 40 नंबर बता दिया ना आपको, 40 का होता है। इसमें पहले पढ़ना का वर्ब, ठीक है। वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। वर्ब से बहुत सारी चीज़ें बनती है, और कहा जाता है विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। पता देखो कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब ना हो? देखे हो कभी? देखिए हो जी कभी कि विदाउट वर्ब देयर इज अ सेंटेंस? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो अगर हमको सेंटेंस बनानी होगी तो वी हैव टू नो वर्ब, वी हैव टू यूज वर्ब, वर्ब का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और विदाउट सब्जेक्ट देयर इज नो वर्ब, बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता। विदाउट वर्ब नो सेंटेंस एंड विदाउट सब्जेक्ट नो वर्ब। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता और बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता, ठीक। तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो ये बहुत जरूरी है। ये बेस पिलर है हमारा। तो ये हमको वर्ब को बहुत डिटेल में पढ़नी होगी। आपके पास वर्ब में यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, टेंस। टेंस भी क्या है? टेंस क्या होता है पता? व्हाट इज टेंस? डू यू नो टेंस? डू यू नो टेंस? वर्ब का पार्ट क्यों हो जाएगा? या वर्ब का पार्ट तो ये हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। व्हाट इज टेंस? जो समय बताओ तो टाइम बोलते हैं, जो समय बताएगा तो टाइम बोलते हैं। समय बताता है टाइम बोलते हैं ना। ऐसे को जो समय बताता है घड़ी बोलते हैं, वॉच बोलेंगे। जो समय बताएगा उसे क्या बोलेंगे? वॉच। टाइम क्या बताता है? वॉच ही बताता है ना यार। वर्ब जो टेंस होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। वर्ब की फॉर्म, देयर आर 3 फॉर्म्स, V1, V2, V3। देयर आर 3 टेंस, देयर आर 3 टेंस, V1, V2, V3। 3 फॉर्म होता है। टेंस कितने होते हैं? 3। V1 से पढ़ेंगे डिटेल में। V1 से प्रेजेंट टेंस, V2 से पास्ट टेंस, V3 से, V3 से फ्यूचर टेंस। नहीं, फ्यूचर तो टेंस ही नहीं होता। फ्यूचर तो टेंस ही नहीं होता, क्योंकि वर्ब का फॉर्म को टेंस बोलते हैं। तो फ्यूचर में तो विल लगता है, V1 लगता है, तो टेंस कहाँ से हो गया? गॉट द पॉइंट?
वो टेंस ही नहीं है। तीसरा टेंस होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड परफेक्ट टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, इट इज ए मॉडल टेंस, मॉडल वर्ब से बनाई जाती है, इसलिए उसे हम लोग मॉडल टेंस बोलते हैं। चलिए डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, हम लोग को सर लोग पढ़ा देते हैं टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। भाई फ्यूचर टेंस अगर टेंस है तो वर्ब का फॉर्म कहाँ यूज हो रहा है उसमें? एवरीवेयर देयर इज V1 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 V1, है मैं राइट ना? तो प्रेजेंट ही हो जाएगा वो, इसलिए वो मॉडल टेंस होता है। टेंस तीन ही होता है। ओके, चलेंगे करेंगे इसके बारे में चर्चा। तो ये भी एक वर्ब का पार्ट है ना, इसलिए इसको भी हम लोग इसी में डाल दिया है, ठीक है। तो वर्ब पढ़ेंगे इस तरह से, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें भी तो वर्ब आ जाएगा। विदाउट वर्ब देयर इज नो ट्रांसलेशन, एम आई राइट? ठीक है। एंड विदाउट सब्जेक्ट देयर इज नो वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर एक सेंटेंस बनानी पड़ेगी। अब उसमें कौन सा चीज़ कैसे लगेगी, कौन सी टेंस है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, तो ट्रांसलेशन बनेगी। ये वर्ब जो है ना, आपको कितने मार्क्स देंगे? ये आपको 7। ये जो वर्ब है कितना मार्क्स का होगा? 7। 7 मार्क्स यू विल गेट। अगर आप वर्ब को सही ढंग से बना दिया तो 7 मिलेगा। वो ऑब्जेक्टिव वर्ब नहीं रहता है ना, भर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन है, वो कितने होंगे? 3, ठीक है। 3 बनाने होंगे। 3 हिंदी दिया रहेगा, 3 हिंदी दिया रहेगा, उसका कहेगा ऑप्शन खोजो, ठीक है। क्या दिया रहेगा आपको? ऑप्शन खोजो, विच इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस वेरी ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसलेशन हो गया 3 नंबर का। 7 नंबर का वर्ब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है वॉइस। वॉइस क्या है? ये बेस्ड ऑन टेंस करेंगे। तो वॉइस भी क्या है? वर्ब ही होता है। वॉइस जानते हो? नाम सुना है वॉइस? वॉइस का मतलब हम लोग आवाज़ करते हैं, यार तुम्हारा वॉइस बहुत मीठा है, इसका वॉइस बहुत है ना में कर्कश है। लेकिन ये वॉइस, ये तो लैंग्वेज में हो गया, लेकिन ग्रामर में वॉइस का मतलब कुछ दूसरा होता है, वाच्य होता है, ठीक है। तो आपको वॉइस अलग अलग तरीका का होता है, लेकिन आपके पास आपको जो पढ़नी है मेट्रिकुलेशन में, ओनली बेस्ड ऑन टेंस वाली होगी, टेंस वाली होगी, ठीक है। जो भी वॉइस पढ़ेंगे वही टेंस वाली होगी। ये वर्ब का ही रूप होता है। वर्ब के भी 2 हिस्से बांटे जाते हैं, एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब। एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब। उसी एक्टिव वर्ब को एक्टिव वॉइस बोला जाता है और पैसिव को पैसिव वॉइस बोला जाता है, जबकि वो वर्ब ही है, एक्टिव वाली वर्ब और पैसिव वाली वर्ब। हाँ, एक्टिव वर्ब क्या होता है डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो वर्ब का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव वाली हो गया। और जब वर्ब के जो रिसीवर होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो वो पैसिव वाली वर्ब हो जाता है, ठीक है। करेंगे डिस्कशन, डिटेल में करेंगे, टेंशन करने की ज़रूरत ना है। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपके धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरा जो पढ़ाने का तौर तरीका है वो कॉन्सेप्चुअल है, आपको कहीं से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 95% ग्रामर के लॉजिक्स दे दूंगा, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोग जगह तो किताब पढ़ाते रटवाते हैं कि ये रट लो, ये रट लो, ऐसे कर लो। ऐसे थोड़ी होता है, हम कितना रटेंगे यार, और दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, दिमाग ही खराब हो जाएगा रटते रटते। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको लिखना सिखा दूंगा, कहानी बता दूंगा, तो यू कैन राइट योर सेल्फ, अपने से लिख सकते हो यार। देर इज नो नीड ऑफ मेमोराइजिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस गाइड, फ्रॉम दैट गाइड। अच्छा, तो ये वॉइस कितने नंबर के होंगे? ये 7 नंबर का होगा। अच्छा सॉरी, 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर का वर्ब, 3 नंबर का ट्रांसलेशन और 6 नंबर का क्या हो गया आपको? ये वॉइस हो गया। ये भी सब भरबे है, टेंस भी भरबे है, वॉइस भी भरबे है। टेंस क्या है? वर्ब का फॉर्म है, इसी के अंदर आ गया। वॉइस क्या है? ये भी वर्ब का फॉर्म है, एक्टिव वाली वर्ब, पैसिव वाली वर्ब। आ रही बात समझ में? चलो जी, अब आई बात प्रीपोजिशन की।
प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, अपॉन, फॉर, फ्रॉम, etc, सुने हो नाम? ठीक है, ये पूछा जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, ये इजी वाली होती है, डिफिकल्ट वाली नहीं होती है। उसके आगे पढ़ेंगे भी। एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, ठीक ना, ऐसे करके प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, सब देखेंगे। तो ये 7 नंबर की होगी। ठीक है, तो जिस तरह ना कल ही फेल डॉट 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 वेल, तो वहाँ पे क्या लगना था? इनटू लगनी थी ना। तो वहाँ पे इस तरह से सिखाई जाएगी कौन चीज़ कहाँ लगाया जाता है। हर प्रीपोजिशन का सबका अपना अपना मैंने क्या कहते हैं फंक्शन है, पढ़ेंगे उसको। जैसे कि आपको मैंने कोई भी एक्शन जहाँ से ओरिजिनेट होता है, सोर्स बताता हूँ। जब किसी एक्शन का सोर्स बताना, सोर्स यानी जहाँ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे फ्रॉम लगाई जाती है, वहाँ फ्रॉम लगाई जाती है। जैसे तुम पढ़ने आए, आप आना एक्शन हो गया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? घर से। मैंने कहा कि जब भी कोई एक्शन जहाँ से ओरिजिनेट होता है और उस सोर्स को बताना हो तो प्रीपोजिशन लगाई जाती है फ्रॉम। जैसे आप पढ़ने के लिए चले, एक्शन किया चलना, फिर आपका एक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? घर से। वहाँ पे लिखेगा फ्रॉम हाउस। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस, अपने घर से आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक्शन कहाँ ओरिजिनेट हुआ? वहीं पे। ठीक है, जैसे गंगा अलकनंदा से निकलती है, तो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अलकनंदा। तो ये बने सोर्स को दर्शाता है। ऐसे पढ़ेंगे, रटवाएंगे नहीं आपको सोर्स को। उसके बाद टू क्या होता है? टू भी प्रीपोजिशन होता है, वो दिखाता है डेस्टिनेशन को। डेस्टिनेशन है लक्ष्य को, यानी आपका एक्शन कहाँ जाकर खत्म होगा। आपका एक्शन तो ओरिजिनेट हुआ मतलब घर से, और आपका डेस्टिनेशन कहाँ था? ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी। आपका एक्शन स्टार्ट हुआ घर से, दैट इज द सोर्स, एंड एक्शन का कोई डेस्टिनेशन भी होना चाहिए। कहाँ जाके खत्म होना था आपका? ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी में। क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू ठाकुर ब्रिटिश अकेडमी। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू ठाकुर ब्रिटिश अकेडमी। आई बात समझ? तो टू दिखाता है डेस्टिनेशन, फ्रॉम दिखाता है सोर्स। ठीक है, ऐसे करके पढ़ेंगे। फॉर पर्पस, फॉर पर्पस उद्देश्य दिखाता है। अब मान लो तुम कोई गिफ्ट लेके घूम रहे हो, तो गिफ्ट के पीछे कोई ना पर्पस होगा। भाई के लिए, माँ के लिए, फ्रेंड के लिए। हाँ, तो कहोगे दिस इज अ गिफ्ट फॉर माई मदर, फॉर माई ब्रदर, फॉर माई सिस्टर, फॉर माई फ्रेंड। तो फॉर क्या दिखाया? पर्पस। ऑन भी एक प्रीपोजिशन होता है, वो दिखाता है पोजीशन, स्थान। बैग इज ऑन द टेबल, बैग इज ऑन द, तो बैग का पोजीशन बता रहा है कहाँ है? टेबल पे है। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो रट्टा मारने वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला काम करेंगे। तो ये मिलेगी आपको 7 नंबर। 7 में 7 कर लोगे, कोई दिक्कत ना है। अगर इस तरह से जान जाए तो बनाने में कोई दिक्कत है क्या? जहाँ से सोर्स बताना हो तो फॉर्म लगा लोगे। अरे कहाँ से आ रहे हो जी? तो बाजार से आ रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। कहाँ जा रहे हो? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ जाओ। ये है नरेशन। नरेशन मतलब है ना, किसी के कहे हुए बात को नरेशन कहा जाता है। तो ये भी आपको 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है, नरेशन भी सीखेंगे, अच्छे ढंग से सीखेंगे। ठीक है, नरेशन में भी वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है। उसमें 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है। 2 अलग अलग सेंटेंस होता है। राम सेज, राम कहता है मोहन इज माई ब्रदर, मोहन मेरा भाई है। 2 सेंटेंस हो गया, दोनों को जोड़ देना है। एक कंजंक्शन लगा कर जोड़ देंगे, बात खत्म हो गया। हाँ, राम सेज डैट मोहन इज माई ब्रदर, जब मोहन इज हिज ब्रदर, डेट्स इट। तो 2 सेंटेंस को जोड़ देते हैं एक कंजंक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे हम लोग, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें अब ये नरेशन पढ़ने के लिए आपको कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? कंजंक्शन। क्योंकि कंजंक्शन के बिना नरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोड़ा जाता है। डैट से जोड़ा जाता है, WH से जोड़ा जाता है, ऐसे। तो फिर कंजंक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? कंजंक्शन से ही 2 सेंटेंस को ऐड करते, चाहे 2 वर्ड्स को ऐड करो, 2 क्लॉजेस को ऐड करो, या 2 है ना फ्रेजेस को ऐड करो, तो फिर कंजंक्शन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सीखेंगे।
है ना, रटेंगे नहीं। लोग तो रटवा देता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। हाँ, फर्स्ट पर्सन होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बोलता है, ऐसे तक नहीं सीखेंगे हम लोग। उसको लॉजिकली कंसेप्चुअल टाइप से सीखेंगे, कोशिश से करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी 7 नंबर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ कंजंक्शन तो होगा ही, साथ में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन। क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट से बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है? तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन पढ़ लिए तो फिर हमको नाउन पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउन पढ़ लिए तो नाउन पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे आता है, तो फिर हमको नाउन भी पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नाउन पढ़ेंगे तभी तो प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, उसको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। अब कोई कहेगा सर नाउन पढ़ा रहे हो, भाई नाउन नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर सब्जेक्ट बनेगा कैसे? जो भी सब्जेक्ट बनता है वो नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। ठीक है, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता। और सब्जेक्ट कौन बनता है? केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन ही बनता है। तो विदाउट नाउन प्रोनाउन हाउ कैन यू और आई मेक एनी सेंटेंस? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एनी सेंटेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फिर नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट ना? अच्छा, फिर सेंटेंस बनाओगे, उसमें किसी चीज़ के बारे में बताना हो, उसकी प्रशंसा करना हो। हाँ, दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो फिर ब्यूटीफुल यूज़ करना पड़ेगा, वेरी यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस में आएगी तो फिर वेरी, ब्यूटीफुल, इस सबको भी जानना पड़ेगा। वेरी क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, इस सबको सीखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हमको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना पढ़े ये सब काम हो ही नहीं सकता। ये सब मैंने अंडरस्टूड है, सिलेबस दिया कि ये करना है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ लगती है ये बेस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अच्छा, ये बात समझ में आ गया। 6 नंबर की मिलेगी। नेक्स्ट आप देखो, करेक्शन ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग, वोकैबुलरी होगी आपकी, तो उसको भी देखना पड़ेगा। स्पेलिंग रहेगी ऑप्शन, और 4 ऑप्शन, और कौन सी इसकी सही वाली है। ठीक है, चार वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी रहेगी, और कहेगा बताओ इसमें से सही कौन है, सही कौन है। ठीक है, तो उसमें चूज करना पड़ेगा। तो हम खुद आपको ये सब वर्ड मीनिंग आपको देंगे। ठीक है, आपको वर्ड मीनिंग देंगे। क्या देंगे? आपको वर्ड मीनिंग देंगे, वोकैबुलरी देंगे, जिससे आप काम कर सकते हो। 9th वाले बैठ पढ़ेंगे। इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई। ये मैं खुद दूंगा आपको रटवाऊंगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन दूंगा, इसकी मीनिंग दूंगा। ठीक है, ये वाला कराऊंगा। तो ये मिलेगी कितना नंबर का आपको? 7 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट है यार वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग कहाँ से आएगी? बुक से ही तो आएगा, दूसरा कहीं तो आने से रहा। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये भी वोकैबुलरी ही है। एक वर्ड का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो एक वर्ड का कम से कम 3 तो जानना ही चाहिए। जैसे एक वर्ड है, हाँ, एबल, एक वर्ड है एबल। एबल मतलब योग्य, उसकी दूसरी इंग्लिश का कैपेबल, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ, कैपेबल, एबल, कैपेबल। हाँ, तो एबल का उल्टा हो गया, सिमिलर हो गया कैपेबल। अब बताओ, एबल, इनेबल, इनेबल, अयोग्य। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्ड का 3 वर्ड मीनिंग चाहिए, तभी जाकर इंग्लिश आपकी मजबूत हो सकती। कोई भी वर्ड का 3, एक सिमिलर वाली, एक उसकी ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी करेंगे, तो ये दोनों ये आएगी आपको 4 नंबर का। ठीक है, ये सब दोनों ही सब वोकैबुलरी सेक्शन से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा। तो 7 4 11 नंबर का तो वर्ड मीनिंग ही हो गया। वर्ड विदाउट वर्ड पावर हम लोग इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कैसे अंग्रेजी समझ सकते हैं? तो वर्ड मीनिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको वर्ड मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन भी दूंगा, वर्ड मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन, हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा कि इस वर्ड को पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आता फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों ऐसा होता है समझ में आएगी जब हम उसको आपको पढ़ाएंगे। तो सारे वर्ड्स
सिनोनिम्स मिलेंगी, एंटोनिम्स मिलेंगी और सबकी प्रोनाउंसिएशन आपके साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 40 नंबर का। काउंट कर लो, 7 3 10 6 16, फिर 7 26, 23 6 29, फिर 7 36 एंड 4 40। हो गया क्लियर? तो इतना नंबर, इतना पढ़ना है। तो ये तो लिख के दे दिया कितना काम करना है, लेकिन इसके पीछे कुछ पड़ा हुआ है। अब ट्रेन चलेगी रक्सौल से पटना के लिए, ठीक, हमने बैठ गया पटना जाना है, ओके। तो बड़े बड़े स्टेशन का नाम लिखा होता है, सगौली लिखेगा, सॉरी इधर से जाएगा तो सगौली लिखेगा, अगर इधर से जाता है तो सगौली लिखेगा, सगौली के बाद मोतिहारी लिखेगा, मोतिहारी के बाद मुजफ्फरपुर लिखेगा, मुजफ्फरपुर के बाद हाजीपुर, हाजीपुर के बाद पटना। लेकिन अगर रक्सौल से सगौली लिखा तो बीच में धर्मिनिया, मसनाडी, उसको कैसे जाएगा, उसको टप के जाएगा कि उसको क्रॉस करके जाएगा? क्रॉस करके जाएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना उसे। वही है, ये दे दिया ये, लेकिन इसके बीच का जो मामला है उसको क्लियर करके ही आगे निकलना पड़ेगा। आई बस समझ में? तो ये रहा आपका ग्रामर वाली सिलेबस, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन वाली आ जाओ, 50 नंबर वाली, ठीक है। ये 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है, ये कैसे होगा? वो सब ऑब्जेक्टिव में जाएगा। वो 60 नंबर का बुक से, 40 नंबर का ग्रामर, दोनों मिलाकर 100 नंबर। 100 नंबर में कितनी करनी है? 50। या तो आप 40 में 40 बुक से कर लीजिए, 50 से 50 बुक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर छोड़ दीजिए। और नहीं तो 40 ग्रामर से कर लीजिए, 10 बुक से कर लीजिए। यानी जो इजी होता है तो मिला के हमको 50 कर लेना है, ताकि हमें 50 में 50 नंबर आ जाए। अगर 50 में 50 नंबर आएगा तो सोचो, इधर से डिस्क्रिप्शन में निकाल लेंगे हम लोग आराम से। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन कितने हैं? 2। देख रहे हो, एक कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और दोनों 7-7 नंबर का होगा। कॉम्प्रिहेंशन समझते हो? समझना, समझदारी। ये वर्ड बना है कॉम्प्रिहेंड से। तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। तो आपको एक पैसेज मिलेंगे और उस पैसेज को यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा, और समझकर उसके क्वेश्चंस होंगे, उसको लिख लेना पड़ेगा उसी पैसेज में से। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, फिर 3 क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का, ठीक है। ऐसे शेड्यूल बनाया हुआ है उसमें, एक नंबर और फिर बाकी 2-2 नंबर। ये हो जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यही हो जाएगा। लिटिल थोड़ा सा बड़ा होगा, यही होगा 2 नंबर होगा तो दो सेंटेंस चाहिए उसके अंदर मोटा मोटी, ये 1 सेंटेंस में बन जाएगी। तो आपको ये मिलेगा 7। फिर सेम वही काम कर रहा है 2, यानी 14 नंबर का आपके पास कॉम्प्रिहेंशन हो गया। सोचो वो बच्चे को समझ में आएगा कैसे? वर्ड मीनिंग से आएगा, ठीक है, बुक रीडिंग से आएगा। अगर किसी को बुक रीडिंग करने नहीं आता है, फिर उसके वोकैबुलरी नहीं आती है, तो वो भी पैसेज समझ में आएगा उसको, 14 नंबर ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। तो ये भी कराएंगे आपको, प्रैक्टिस तो यहाँ होगी ही, बुक से भी प्रैक्टिस कर ली जाएगी, और ग्रामर के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन होगा मैं क्लास में ही करा लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया, यानी टोटल समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3। ये क्या से आएगा? ये पोएम से आएगा। ये प्रोज वाली होगी, ये गद वाली होगी, और ये कविता पद वाली होगी। अब कविता को भी समझना होगा, कविता को भी समझना होगा। पद मैंने गद समझना आसान होता है, पद समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ग्रामर थोड़ा सा इधर उधर रहता है। पोएम में ग्रामर नहीं होता, पोएम जो लिखी जाती है तो उसमें ग्रामर यूज कम किया जाता है। कहो कहा है सर? क्योंकि पोएम क्या है? फीलिंग्स है। पोएम क्या है? फीलिंग्स है। और जब फीलिंग्स होता है तो क्या आप उसमें ग्रामर देखते हो? अगर तुमको खिसिया दिया है, गुस्सा दिला दिया है, तो गुस्सा में तुम कथी कथी बोलते हो? ग्रामेटिकल होता है। अगर तुम ग्रामर के हिसाब से गरियाना शुरू करोगे या बोलना शुरू करोगे तो गालियाँ भूला जाओगे। आई बात समझ में? तो जो इमोशन होता है तो आदमी ग्रामर भूल जाता है, अट के पट बोल देता है। तो
जो भी पोएम लिखी जाती है वो इमोशन होता है, फीलिंग्स होता है, जज्बात होता है, और जज्बात में ग्रामर नहीं होती, इसलिए पोएम के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने के लिए, इतना तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे हम लोग। आ जाओ नेक्स्ट देखो, तो ये कितने के होंगे? 6 नंबर का। इसका ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 2 2 2, 6 नंबर ये मिलेगा, यानी 14 और 6 कितना हो गया? 14 से 20 नंबर हो गया। तो 20 नंबर तो कंप्रीहेंशन से हो गया, यानी पूरा का पूरा है ना, हमको समझदारी पर बेस्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। ये कहाँ से आएगी? बुक से। बुक पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, 6 क्वेश्चन, ऐसे कितना क्वेश्चंस करनी है? 5 क्वेश्चंस आएगी, शॉर्ट वाली 5 क्वेश्चंस, 2 किताब से 5 क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी 2-2 नंबर का, मात्र 2-2 नंबर का, छोटा छोटा क्वेश्चंस होगा, 2-2 लाइन का क्वेश्चंस होगा। ये फिर लिख दिया होगा, कितने वर्ड्स के होंगे मोटा मोटी? हाँ, मैंने 40 वर्ड्स के होंगे, बेसी वर्ड का नहीं होगा, 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस लिख बना देंगे हम लोग। तो ये 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर आपको एस्से पूछता है, एस्से आपको पूछेगा 1 नंबर मिलेगी आपको 5। अब वर्ड्स कितने चाहिए? 60 से 70, 60 से 70। ठीक है, आपको टॉपिक बता दी जाएगी, आप उसको लिखेंगे, है ना। ज़्यादा दिक्कत होगी तो टॉपिक्स में आपको एनालाइज करके बता दी जाएगी, ये टॉपिक इसमें लिखना है। मैंने कोई होता है ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो रट्टा मारना पड़ेगा, और नहीं तो उसको पॉइंट बना दी जाएगी। अगर ये ऐसे आएगी तो ये पॉइंट पर आपको लिखना है। तो आप 60 वर्ड नहीं निकाल सकते, उसमें से आराम से निकाल सकते हो। अगर एक सेंटेंस में अगर 6, 7, 8 वर्ड लगा के बनाते हो सेंटेंस, तो मोटा मोटी 10-15 लाइन में तो पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली काम हम लोग करेंगे। तो इसमें मिलेगा आपको 5 नंबर, 5 नंबर ये मिल गया, 6 नंबर ये मिल गया। ठीक है, 6 नंबर यहाँ मिल गया, 20 नंबर यहाँ था, 20 नंबर यहाँ था, और 5 नंबर 10 नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर, कितना हो गया है? 35 हो गया ना। चलो जी, तो 35 इधर हो गया। ये डिस्क्रिप्टिव कितने का हो गया? 35 का, 35 का डिस्क्रिप्टिव हो गया। आई बात समझ में? ये है डिस्क्रिप्टिव 50 का है, तो 50 में 35 ये वाला हो गया। कहोगे सर 15 कहाँ से लाओगे? 15 कहाँ से लाओगे? 15 के बारे में बताइए नहीं आप। 15 बच गया ना। 15 कहाँ से आएगी? तो 15 है, अभी है, आ जाओ। 15 है आपके पास। ये नोटिस लिखना, जिससे आप स्कूल में जाते हो तो नोटिस चिपका रहता है नोटिस बोर्ड पर। हाँ, आज दिनांक इतना तारीख को, हाँ ये चीज़ें होगी। चाहे आज क्लास ख़त्म होने के बाद सबको फील्ड में इकट्ठा होना है, कुछ बातें करेंगे, ऐसे करके नोटिस है। तो इसको भी सिखाया जाएगा आपको कि हाउ टू राइट नोटिस, कैसे हम लोग नोटिस लिखते हैं। ठीक है, ये 60 से 70 वर्ड्स इसके भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्ट करना होता है, कोई भी चीज़ के बारे में बताना होता है, तो रिपोर्टिंग करना भी है, वो भी 60 से 70 वर्ड्स में लिखना होगा। ये सबको लिखने का तरीका होता है, कैसे रिपोर्ट लिखा जाता है, कैसे नोटिस लिखा जाता है, ये बताई जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस लिखी जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशंस ये वाली, इसमें वो वर्ड्स नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन मिला जुला के 50-60 वर्ड में आना चाहिए। आपके सिलेबस में इसके लिए और इसके लिए वर्ड्स नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग इसको लेके चले 50 वर्ड्स लेके चलते हैं। और क्या, 50 वर्ड्स, 50 से 60 वर्ड लेके चल लो। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो फॉर्मेट बना देंगे ऐसा कि हर में अप्लाई हो जाएगी। ऐसा फॉर्मेट जो हर जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। बस एक लाइन उसमें ऐड कर दोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ आपको 60-70 नंबर, ऐसे 60-70 वर्ड से ऐसे मिल जाएगा आपको। तो फिर आराम से उसका नंबर आपको मिल जाएगी, तो टेंशन करने की ज़रूरत ना है। ठीक, नेक्स्ट स्पीच, भाषण देना है। देखो सिलेबस बहुत अच्छा बनाया है, बिहार बोर्ड वाला सिलेबस बहुत अच्छा बनाया है।
लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है वो सही नहीं हो पा रहा, सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग माने इसको इग्नोर करके चलते हैं और जो टीचर हैं वो इसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जनरली देखोगे जो एसएसटी पढ़ाते हैं वही आदमी इंग्लिश पढ़ा देते हैं। जनरल बच्चों को देखोगे जहाँ वो इंग्लिश कहीं पढ़ रहा होगा ना, वो एसएसटी वाले टीचर पढ़ा रहे होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो भैया एसएसटी वाले टीचर इंग्लिश कैसे पढ़ा पाएंगे? गॉट द पॉइंट? शेर कभी घास खाता है? शेर कभी घास खाता है? नहीं खाता ना यार। यार इंग्लिश वाले थोड़ा सा शेर टाइप के होते हैं, क्योंकि इंग्लिश अगर अच्छी हो गई ना तो आपकी स्किल डेवलप हो गया। जिसके पास स्किल है ना, दैट वेरी पर्सन कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। विदाउट स्किल यू आर नॉट गोइंग टू डू अ सिंगल वर्क, कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट अर्न अ सिंगल रूपी विदाउट स्किल। डिग्री से कुछ नहीं होने जा रहा। आप ये डिग्री ले लो, आपको बिहार बोर्ड आपको डिग्री दे देगी, लेकिन इस डिग्री से 1 रुपया कमा कर दिखा दोगे तो मैं नाम बदल दूंगा, कुछ नहीं होता। वो तो भाजा के दुकान से भी खत्म है, उसमें तो भाजा भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, छोटा रहता है। ठीक है, इसलिए जो आदमी इंग्लिश जानता है वो कभी एसएसटी नहीं पढ़ाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वो हिंदी नहीं पढ़ाएगा, ओके? क्योंकि हिंदी के अलग अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट अलग होती है। एक काम चलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, अब एक आदमी लड़की का भी काम कर रहा हो, एक आदमी लड़का का भी काम कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा? उसको वो क्या बोले? उसको लड़का बोले कि लड़की बोले? क्या बोलोगे? सोचो, जो लड़की का भी काम कर रहा हो, लड़का का भी काम कर रहा हो, तो क्या बोलोगे उसको? सोचो, हिंदी भी पढ़ा रहा हो, अंग्रेजी भी पढ़ा रहा हो। अरे हिंदी के मास्टर हो कि अंग्रेजी के मास्टर हो, एसएसटी पढ़ रहा हो तो अथी कथी का मास्टर हो, तो तुमको तो अब डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि तुम हो क्या। यू हैव नो आइडेंटिटी एट ऑल। एम आई राइट? आप बच्चे तो बुद्धि नहीं है ना किसी का, सोचते कि सस्ते में सब काम हो जाना चाहिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है, मैं तो इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे से आप इंग्लिश पढ़ लोगे, हाँ है ना, हम तो अभी तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पे, 11-12 में अगर 2 साल मेरे साथ कोई पढ़ लेता है तो देरी जिंदगी भर उसे इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अगर वो सही ढंग से पढ़ लिया तो फिर वो दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो पैसा मैं उसको दे दूंगा उसका, क्योंकि इतना ना डिटेल करके पढ़ा देते हैं, कुछ समझ मेरे बच्चों को कभी दिक्कत ही नहीं होता। चलो, तो परेशानी ये वाली बात है। सारे बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ते होंगे हर जगह, अरे सर तो हमारे हिंदी भी पढ़ा देते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा देते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ लो, आधा है और आधा है ना। ना पूर्ण रूप से लेडी है ना पूर्ण रूप से लेडा है। ठीक है, वो बीच वाला ट्रांसजेंडर। हैव यू हर्ड द वर्ड ट्रांसजेंडर? तेरे आंगने में, हाँ, अतः बच्चे से पैदा होते तो आता है नाचने के लिए, वो वाली हालत हो जाती है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। मैं कभी भी एसएसटी नहीं पढ़ाऊंगा, भैया पढ़ाते हैं एसएसटी, हमारे रवि सर आपको हिंदी संस्कृत पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश केवल मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता दूसरे विषय से। पढ़ने वाला पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ते। मॉर्निंग में देखते हो सारा बैच भरा रहता है, सारा बैच भरा रहता है। ठीक है, मैं तो टाटता रहता हूँ कि भैया नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मजबूरी है कि आप लोग 10th में आए हो तो बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पढ़ाई को, तो छोटे वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे को अच्छी इंग्लिश हो जाए एकदम। हमारे छोटे का बच्चा सब इंग्लिश बोल लेता है, मस्त वाली। 9th वाला 8 वाला यार मस्त वाली इंग्लिश बोलता है और हर चीज़ को समझ में आता है। 10th वाले को तो लगता है कि वो छोटका जो है ना वो टीचर से भी बेटर हो गया है। स्कूल में जाकर वो ओनली करता है, सर ये वाली गलत है, हाँ ये सर आप गलत पढ़ रहे हो, सर आप सही ढंग से नहीं पढ़ रहे, उसके प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत हो रही है। तो इतना कॉन्फिडेंस उसके पास आ गया। लेकिन अब मजबूरी है कि नहीं, आप लोग को 10th वाली पढ़ाना है तो हमने स्टार्ट कर दिए। चलो अब ये लगातार चलती हुई रहेगी। अच्छा, यहाँ तक आगे स्पीच, भाषण देने किसी को आता नहीं है, लेकिन आपको भाषण देना भी सिखाया जाएगा। अब भाषण देना तो अंट के सन थोड़ी बोलोगे, एक्यूरेट बोलोगे। कोई टॉपिक होगा उस पर क्या बोलना वो सिखाई जाएगी। तो ये भी एक कला है। स्पीच देना भी आर्ट है, लेटर लिखना भी आर्ट है, एप्लीकेशन लिखना भी आर्ट है। लेटर, ये तो हमने दोनों लेटर ही है, एक ऑफिशियल लेटर होता है और एक प्राइवेट लेटर होता है। प्राइवेट वाले को लेटर बोलते हैं, ऑफिशियल वाले को एप्लीकेशन बोलते हैं। बात बराबर? कहीं लिखा होगा प्राइवेट लेटर या है ना ऑफिशियल लेटर, तो ऑफिशियल लेटर का मतलब हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होती है, दोनों फॉर्मेट में सिखा दूंगा।
स्पीच बोलना सिखा दूंगा आपको। लास्ट में होता है मैसेजिंग करना। मैसेज तो करते हो आप लोग, हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, हाय हाउ आर, तो लेकिन आपको वहाँ वो शॉर्टकट वाला मैसेज नहीं लिखना, आई एम फाइन, तो आई, हाँ, लिख देता है फाइन, F9 लिखता है ना, हम देखे बहुत लोग को F9 लिखते हुए, F9 फाइन, ठीक है, F से फॉर, A से 9 हो गया फाइन। ऐसा नहीं आपको लिखना है यार, वहाँ पे आपको लिखने का तरीका होगा कि मैसेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसकी भी लिमिट है 30 वर्ड से लेकर 40 वर्ड, ठीक। स्पीच का भी लिमिट है 60 वर्ड से 70 वर्ड्स। इसकी लिमिट नहीं लिखा था सिलेबस में, आपके पास नहीं है, तो मैंने आपको 50 to 60 वर्ड्स के अंदर इसको भी समराइज कर देना है, खत्म कर देना है। रिपोर्ट का लिखा हुआ था 60 से 70, नोटिस का लिखा हुआ था 60 से 70। तो अगर सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 लिखना होगा, नहीं, आपको मात्र इसमें से कितना लिखना है, 3। कितना लिखना है, 3, ठीक है। आंसर्स एनी 3 फ्रॉम द क्वेश्चंस 6 to 11, मैंने क्लियर कर दी कि आपको 6 नंबर से लेकर 7 नंबर, इस तरह से क्वेश्चन पेपर है आपके पास, तो 6 नंबर से लेकर 6 नंबर से 11 नंबर तक मैंने कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन में आपको करना कितना है, मात्र 3, और एक क्वेश्चन के लिए आपको आंसर मार्क कितना मिलेगा, 5, यानी ये आपको कितना देगा, 35 नंबर देगा। यहाँ पे गलती लिखा गया ना, गलती नंबर लिखा गया ना यहाँ पे, देखो ये 35 थोड़ी होगा, 15 नंबर मिलेगा, सॉरी ये वाली हो गई गलत, ठीक है। देखो ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो ये आपको 3 नंबर का तो 15 नंबर मिलेगी, ये हो गई आपके 15 है, ये सुधर जाएगी, कोई टेंशन करने की नहीं है। सारा काम खुद हम लोग करते हैं, स्लाइड बनाना, व्यवस्था करना, उसी में टाइप करने से दिखा गया 35 नंबर, हमको देख रहा 15 नंबर, क्योंकि पीछे देखो ना, पीछे 35 और ये ऐड कर दोगे इसमें तो हो जाएगा 15, तो 35 15 40, 15 35 50 ज़्यादा मैथ गड़बड़ है, आ जाओ। तो 35 और 15 बात से करियो, 35 और 15 कितना हो गया, 50, ठीक है। ये 50 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको इतना काम आपको करना है। शॉर्ट है, लॉन्ग कौन पढ़ता है, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। तो लॉन्ग है, कहीं था कहीं नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चंस करना नहीं है, क्वेश्चंस कितने करने, ये वाली शॉर्ट वाली क्वेश्चंस करनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की जरूरत ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है, और हम लोग अब कल से इस पर काम करेंगे। आई बात समझ में, आप लोग को सारा ये अपलोड हो चुका है ना, ये यूट्यूब पर भी चल रहा है आज, है ना, फेसबुक पर भी चल रहा है आज, ठीक है। अपना यूट्यूब चैनल है ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी, वहाँ से आप देख सकते हो, आराम से क्लास नोटिस कर सकते हो। फेसबुक भी है, हाँ, शंकर ठाकुर, ठीक है, उस पर भी देख सकते हो। ऐप पर भी चल रहा है ये, ठीक है। तो ऐप पर भैया से बात करके वहाँ से आप रजिस्टर करा लीजिए, तो ऐप पर चलिएगा, तो सब, तो ऐप पर क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, रोज कितने पढ़ाई हुआ, क्या पढ़ाई हुआ, कौन सा रहेगा, सब कुछ सरिया कर दिया रहता है ना, एक अरेंज्ड वे में रहता है, ठीक है। और ये तो फेसबुक और यूट्यूब पे तो ऐसे ही पढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ये फेसबुक और यूट्यूब बहुत दिन तक नहीं चलेगी, 2-3 दिन, 1 सप्ताह चलेगी, उसके बाद इसको बंद कर दिया है, ठीक है। ताकि ये लगाया जा रहा है, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ पढ़ाई कैसे कराई जाती है। बहुत जगह पढ़ोगे तो तुमको सिलेबस ही नहीं पता, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उसको पूछना कि डू यू नो व्हाट इज द सिलेबस, इंग्लिश वाली नहीं पता, कुछ भी कुछ पढ़े जा रहे हो। अगर हम कुछ पढ़ाएंगे तो तुमको पता होना चाहिए कि सर ये पढ़ना नहीं है। अभी कहीं ना लॉन्ग क्वेश्चंस, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस लिखवा दिए, हम समरी लिखवाना शुरू कर दिए, लड़का तो लिख लेगा ना, लेकिन जब पता ना है तो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं। अब मास्टर रटवा दिया तो दिक्कत होने लगेगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे, एक एक करके करेंगे, बहुत माइन्यूटली करेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल करेंगे, टेंशन करने की ज़रूरत ना है। एक एक वर्ड्स आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, एक एक वर्ड्स को एनालाइज हम लोग करेंगे, एक एक वर्ड को एनालाइज करेंगे, सबके पीछे की लॉजिक्स देखेंगे, सबके पीछे की लॉजिक्स देखेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे एक चीज़ बताता हूँ,
आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, सही है। आई गो टू मार्केट, ये टू क्यों लगाते थे? टू क्यों लगाते? जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं तो आई रीड बुक्स, फिर मैंने यहां कुछ लगाया नहीं, लेकिन मैं बाजार जाता हूं, फिर टू क्यों लगा दिए है? तो रीडिंग का डेस्टिनेशन बुक भी तो है, बुक भी तो है। रीडिंग का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो जी? किताब पढ़ते हो, ठीक। ठीक, तो ये इसके पीछे भी लॉजिक है, पढ़ेंगे कि भैया ये गो वर्ड है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना होता है, इसलिए हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। तो ये जो है ना, ये पढ़ेंगे, ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रीपोजिशन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और ये क्या हो गया तुम्हारा? नाउन। ऑब्जेक्ट जो बनता है वो नाउन बनता है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ क्या लग गया? टू लगाना पड़ा। तो जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। फिर आपको, और ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं रखता है, ठीक है। पढ़ेंगे क्यों नहीं रखता है, इसके पीछे भी कारण है। कौन वर्ब ऑब्जेक्ट रखता है और कौन वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक्स है, वो सब पढ़ेंगे, केवल आपको बता रहा हूं। अब देखो एक चीज आप बताते हैं, आई गो होम, मैं घर जाता हूं। आई गो होम, मैं घर जाता हूं। अब यहां टू लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छा, लगेगी। अगर टू लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, टू लगा दिया तो गलत हो जाएगा। सच्चो, गो टू पटना, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू ट्यूशन। लेकिन यहां गो होम लगा दिया, यहां लगा दिया गो टू होम, गलत हो जाएगा। कारण? सच्चो, कारण क्या है? ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट, नाउन, ठीक है। तो कहोगे सर ये तो नाउन है कि नहीं, ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो सर होम नाउन नहीं है, होम तो घर होता है, नाउन ही है। लेकिन पता चलेगा, पढ़ाएंगे, नाउन है, लेकिन यह नाउन का काम नहीं कर रहा, ये गुण बता रहा है किसका? वर्ब का। जो वर्ब का गुण बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो ये क्या है? होम क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती है। तो इस तरह से हम आपको लॉजिक के साथ पढ़ाएंगे कि ऐसा कारण क्या हो रहा है। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाता, चाहे आप पूरे इंडिया में खोज लोगे तो नहीं पढ़ाएगा इतनी, क्योंकि मेरा ये खोज है, मैं अंग्रेजी को खोजा हूँ अपने हिसाब से। सारा कोर्स मैं अपने हिसाब से डिजाइन करता हूँ, मैं किताब से नहीं पढ़ाता, अपने से पढ़ाता हूँ। दिस इज़ माई ओन डिस्कवरी है, मेरा अपना बनाया हुआ कोर्स होता है। इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूँ कि एक बार पढ़ लो, कभी भी लॉजिक, कभी भी तुमको ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। मैट्रिक पढ़ लो, फिर कहीं इंटर में जाओगे, ऑक्सफोर्ड में रहे तो ठीक है, मुलाकात होगी हमारी, अगर नहीं रहे तो फिर वहाँ भी आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ भी सकते हो, ऑनलाइन सुविधा दिया गया है। आप दुनिया के किसी कोने में रहोगे, मेरा ऑनलाइन क्लास रेगुलरली चलता रहता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने केवल एक छोटा मोटा आपको नमूना दिखाएं कैसे काम होता है, कैसे इसके साथ टू लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, इसके साथ टू हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये सिलेबस आज डिस्कस कर दिया, फिर हम लोग कल से अपना कोर्स पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बेसिस करेंगे, फिर एक एक करके पूरा टॉपिक को डील करेंगे, ओके। तो समय पे आ जाना, आज थोड़ा लेट आए हो तुम लोग, है ना, 10-15 मिनट लेट थे, समय पे आ जाओगे, हम आ जाएंगे कि 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा ना उसको, जल्दी कोर्स ख़त्म करनी है, जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म हो तभी तो होगा ना, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है, तो दिसंबर के आसपास तक, दिसंबर तक काम ख़त्म हो जानी चाहिए हमारी ना। तो आप लोग थोड़ा सा टाइमली आएंगे तो हमें
वक्त मिलेगा पढ़ाने के लिए। लेट सेट आओगे तो दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, ये तो आके बैठ कर सो रही थी, ये तो सो गई थी, जो उठाया गया है। आप लेट से आए और दो भाई साहब आए नहीं, पीछे वाला भैया तो वो गायबे हैं। कल हम लोग गिन गुत के कुछ थे, उसमें से आज वो लोग गायब मारे हुए हैं। ठीक है, अपने भी दोस्तों से बताओगे, कोई भी अगर हित परित मिले तो भाई कहो चलो देख लेना एक बार पढ़कर, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना है। अरे उनको ज्ञान नहीं है ना, एक बार तो कहना कि आपको एक बार आके घूम तो लो, घूम तो लो, लॉजिक्स तो ले जाओ। खुद से क्या होगा तेरे को, कुछ भी ना होगा तेरे को, खुद से अंग्रेजी हुई नहीं। अब बता तो लो, ये होम तो घर होता है, होम तो घर होता है, लेकिन यहाँ टू नहीं लगाओगे। हम यहाँ टू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, कैसे कैसे कर लेगा वो, कौन सिखा देगा? कहीं बुक में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो परेशानी तो होती है। ठीक है, तो आज इतने ही रखो। ठीक है, कल से फिर मुलाकात होगी कोर्स के साथ। मैंने कहा ना, ये जो फोर्स करने की छोड़िए, आकर देख लेना, एक सप्ताह पढ़ेगा, अच्छा लगेगा तो पैसा पे करेगा, नहीं पड़ेगा तो घर जाएगा। ठीक है, ये मंथली बेसिस पे पढ़ाई होगी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं पढ़ाई होगी, मंथली बेसिस पे। जिसको मन लगेगा कंटिन्यू करेगा, मन नहीं लगेगा छोड़ देना, बात खत्म हो जाएगी। है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पैसा ले लिए और फंसा कर रखे हुए, ऐसे कुछ अब काम है नहीं। मंथली पेमेंट करनी है, एक महीना का रिचार्ज हो जाएगा, पढ़ाई खत्म होगा, फिर रिचार्ज खत्म, काम आपका खत्म। ठीक ना? खाली कहने ये जानकारी होनी चाहिए कि यस ठाकुर सर इज टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ठाकुर सर पढ़ाना, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बहुत लोग डर डर के मेरे पास आता है कि सर मेरा छोटा बच्चा है 9वां का 8वां का, सर कैसे होगा? तो मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे शिष्य है, वो जानता था तो बताता हूँ, तो फिर वो आता है कि हाँ ठीक है मेरे बेटा को पढ़ा दीजिए, मेरी बेटी को पढ़ा दीजिए, ऐसा। ठीक है, चलो आज इतना रखें, कल मुलाकात होगी ना? कल होगी मुलाकात कि नहीं? चलो जी, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना रखो। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। आपकी क्लास खाली हो गई होगी कहीं, यहाँ पे वो करोगे ना क्लास अभी? बात समझ में आई हमारी वाली? समझ में आ रही कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रही है? सबको लॉजिक पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, अभिषेक, अभिषेक खुश रहिए, अभिषेक गेमिंग। ठीक है, खुश रहिए। कौन नहीं आएगा? कहाँ गया? कौन प्रिंस रे? ओ, सत्यम सिंह कैसे हो? ठीक ठाक? ठीक लगा? थोड़ा आप लोग अगर अच्छा लगा तो इसे आप शेयर करें, लोगों को बताएं कि आई एम रेडी टू टीच। ठीक है, 10th, तो आप लोग सपोर्ट करिए। ओके, चलो आज इतने में करते हैं, कल से आगे क्लास शुरू होगी, कल से कोर्स आराम कर दी जाएगी।